सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा। देखो, जो जहाँ हम लोग रहते हैं जिस घर में, वो बेसिकली रेजिडेंशियल हाउस होता है, और कुछ हाउस जो रेंट पर्पस से होता है, बिजनेस पर्पस से होता है, उसको कमर्शियल बोलते हैं। तो कमर्शियल का सीधा सा मतलब ये हो गया कि बिजनेस, मतलब उससे प्रॉफिट उसको कमाना है। ठीक है। उसी तरह बैंक में भी कमर्शियल बैंक होता है, लेकिन बैंक में कोई रेसिडेंशियल बैंक टाइप का नहीं होता, क्योंकि हर बैंक का मोटिव प्रॉफिट ही रहता है। ठीक है। तो कमर्शियल बैंक दो तरह के होते हैं। ठीक है। पहला हो गया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और दूसरा हो गया नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब हम लोग देखेंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या है और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या है। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो आरबीआई एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड हो। अब यहाँ समझने वाला दो पॉइंट है। सबसे पहले देखो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो आरबीआई बैंक होता है उसका दो काम बेसिकली होता है। ठीक है। आरबीआई जो होता है वो दो काम करता है। यहाँ देखो, आरबीआई रजिस्ट्रेशन भी करता है और लाइसेंस भी देता है। तो चाहे कोई भी बैंक हो, उसको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा आरबीआई से, बट ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए ही करवाए। लाइसेंस वाला जो पार्ट है वो कंपलसरी है, बट रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कंपलसरी नहीं है। अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाता है आरबीआई से तब वो शेड्यूल्ड बैंक में आ जाएगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो नॉन शेड्यूल्ड में आएगा, तो फिर वो नॉन शेड्यूल्ड में आएगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि शेड्यूल्ड बैंक क्या हुआ। तो ऊपर से हम लोग ये देख रहे हैं कि शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक हुआ जिसको कि आरबीआई, जिसका कि आरबीआई से रजिस्ट्रेशन हुआ हो। तो किस एक्ट, आरबीआई जो रजिस्ट्रेशन करता है वो किस एक्ट से करता है, तो आरबीआई एक्ट 1934। और ये किस शेड्यूल में, सेकेंड शेड्यूल में। तो शेड्यूल बैंक वो हो गया जो बैंक रजिस्टर्ड हो आरबीआई के 1934 एक्ट के सेकेंड शेड्यूल से। ठीक है। अब शेड्यूल बैंक का कुछ कंडीशन होता है, तो इम्पोर्टेंट दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि उसका पेड ऑफ कैपिटल और रिजर्व जो है, दोनों का सम जो है 5 लाख होना चाहिए। अब ये पेड ऑफ कैपिटल क्या है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट अभी हम ये बता दें कि पेड ऑफ कैपिटल हो गया कि कोई भी कंपनी जैसे वो अपना शेयर बेच करके कितना रुपया अर्न कर, कितना रुपया जमा किया, वो होता है पेड ऑफ कैपिटल। इसको डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उसका कैपिटल और रिजर्व, ये दोनों का जोड़ के कम से कम उसके पास 5 लाख रुपया होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि कोई भी जो बैंक होगा उसको कस्टमर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए, मतलब कस्टमर का जो इंटरेस्ट होगा उसके फेवर में काम करेगा, तब वो जाके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आएगा। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आएगा। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का सबसे पहला कंडीशन हो गया कि उसका पेड ऑफ कैपिटल और जो उसका रिजर्व पैसा होगा उसका समेसन 5 लाख होना चाहिए। दूसरा कि बैंक को जो है कस्टमर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट वर्क नहीं करना है। ठीक है। और ये दो उसका कंडीशन हो गया। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि कमर्शियल बैंक के बारे में तुम क्या जानते हो, तो सबसे पहले आपको बता देना है कि कमर्शियल बैंक का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है। अगर ये नहीं भी बोले, ठीक है, तो मेनली उसको बताएं कि ये दो तरह का होता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कौन सा हो गया, तो ये लाइन जरूर बोलना है कि जो रजिस्टर्ड हो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 से। ठीक है। अब इसका दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये है कि इसका पेड ऑफ कैपिटल और जो रिजर्व है वो 5 लाख होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो है कस्टमर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं करे। ठीक है। ये दो इसका कंडीशन हुआ। अब इस जो अगर कोई भी बैंक अगर आरबीआई से रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसका क्या फ़ायदा है, तो आरबीआई से रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको फाइनेंशियल एकोमोडेशन मिलता है और रिमिटेंस फैसिलिटी मिलता है। जो भी बैंक, तो उसको फाइनेंशियल एकोमोडेशन मिलेगा और रेमिटेंस फैसिलिटी मिलेगा। भाई ये फाइनेंशियल एकोमोडेशन क्या, ये सब फाइनेंशियल एकोमोडेशन हो गया, रेमिटेंस फैसिलिटी हो गया, पेड ऑफ कैपिटल हो गया, ये सब हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे। बट अभी ये फाइनेंशियल एकोमोडेशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी पॉलिसी बनेगा, मतलब उससे इसको भी फ़ायदा मिलेगा, इस बैंक को भी। ठीक है। और रेमिटेंस फैसिलिटी, रेमिटेंस मतलब हो गया कि डिजिटल पेमेंट, डिजिटल बैंकिंग बेसिकली। जैसे आजकल यूपीआई से बहुत पैसा ट्रांजैक्शन होता है, तो जो बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होगा
और वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मतलब क्या हुआ कि वो आरबीआई से रजिस्टर्ड होगा। तो जो बैंक आरबीआई से रजिस्टर्ड होगा उस बैंक से हम लोग दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट जो बैंक अगर आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, तो उसको रेमिटेंस फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो रेमिटेंस फैसिलिटी नहीं मिलेगा इसका मतलब ये हुआ कि एक बैंक से दूसरे बैंक में हम लोग नहीं भेज सकते पैसा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अपने इंडिया में जो मेनली बैंक है वो सारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। अब तुम ही सोचो कि किसी बैंक के पास क्या 5 लाख रुपया उसका कैपिटल और रिजर्व जोड़ के नहीं होगा, कितना करोड़ करोड़ रुपया सबके पास होता है। हाँ, कुछ बैंक होते हैं जो कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में बस वो ऑपरेट कर रहा है, तो वो सब नॉन शेड्यूल्ड बैंक में आता है। अपने इंडिया में 90% बैंक जो है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, कुछ इसका एग्जाम्पल में क्या क्या है, जैसे हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक इसका एग्जाम्पल है, प्राइवेट सेक्टर बैंक इसका एग्जाम्पल है, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग इन डेप्थ आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। ये भी तुम्हारा जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आता है, और पेमेंट बैंक भी शेड्यूल्ड कमर्शियल में आता है। तो अब तक हम लोग जो पढ़े हैं हम लोग बेसिकली इंडियन बैंकिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग देखे कि एक कमर्शियल बैंक होता है। कमर्शियल बैंक में 2 टाइप होते हैं, एक होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एक होता है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होता है वो आरबीआई एक्ट 1934 से रजिस्टर्ड होता है। उसके सेकेंड शेड्यूल, ये जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसके सेकेंड शेड्यूल में जो एक्ट है उससे रजिस्टर्ड होगा। इसका 2 कंडीशन है कि उसका पेड अप कैपिटल और रिजर्व दोनों का समेसन 5 लाख होना चाहिए। दूसरा, आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक जो है कस्टमर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए, इन फेवर काम करना चाहिए। जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होगा उसको 2 फायदा मिलेगा। ये पहला, फाइनेंशियल एकोमोडेशन, ये टर्म याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सीधे फाइनेंशियल एकोमोडेशन टर्म बोलते हो इंटरव्यू में तो काफ़ी बेनिफिट तुम्हें मिल जाएगी। फाइनेंशियल एकोमोडेशन और रेमिटेंस फैसिलिटी, दोनों रेमिटेंस फैसिलिटी मैंने अभी समझाया है कि रेमिटेंस फैसिलिटी जिस बैंक के पास होगा वो बैंक अपने दूसरे बैंक से पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं करते। बेसिकली डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड है। फाइनेंशियल एकोमोडेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने नोट में बताया था कि आरबीआई का 2 काम होता है, एक रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस। अब कोई भी बैंक खोलेगा तो उसको लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन अगर वो लेता है तो वो शेड्यूल्ड कहलाएगा, नहीं लेता है तो नॉन शेड्यूल्ड कहलाएगा। अपने इंडिया में 99% जो बैंक है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक। अब इसी का जस्ट अपोजिट नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल। तो नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल में कोई पॉइंट नहीं लिखा रहे हैं, उसका मतलब सिंपल हो गया कि जो शेड्यूल बैंक नहीं है वो नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है, तो ये है फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, बैंक का हिस्ट्री क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज करके रखिएगा।